हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है मेंटेनेंस अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस किया था वो भी मेंटेनेंस था, लेकिन वो मेंटेनेंस जो हमने डिस्कस किया था वो अंडर सीआरपीसी के चैप्टर में डिस्कस किया था। सीआरपीसी और हिंदू मैरिज एक्ट में जो मेंटेनेंस क्लेम करने का डिफरेंस है वो यही है कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ओनली हस्बैंड एंड वाइफ अगेंस्ट ईच अदर मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। और जो फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर कोई भी पटिशन फाइल होती है हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर, तो दोनों में से कोई भी एक दूसरे के अगेंस्ट मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। लेकिन जो सीआरपीसी के अंडर हमने डिस्कस किया था 125 के अंदर, वहाँ पे जो राइट्स हैं ओनली वाइफ, चिल्ड्रन जो कि माइनर और पेरेंट्स। लेकिन जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर है यहाँ पे हस्बैंड को भी राइट दिए गए हैं कि वो अपनी वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है अगर कोई पटिशन फाइल की गई है। तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कहीं बायस नहीं है कि ओनली वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। तो इस तरह यहाँ पर जो राइट दिए गए हैं वो दोनों हस्बैंड और वाइफ को दिए गए हैं, जो कि सेक्शन 24 एंड 25 दिखाया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। हिंदू मैरिज एक्ट जो 24 है वो बात करता है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ पटिशन, और जबकि जो 25 सेक्शन है वो मेंटेनेंस की बात करता है जो कि परमानेंट है। तो अब हम एक बारी बेयर एक्ट की तरफ सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट का देखेंगे, जिसमें कहा गया है कि मेंटेनेंस पेंडेंटी लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग। जैसा कि इसकी बेयर लैंग्वेज से ही पता लगता है कि अगर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है या ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ पटिशन आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। जैसे वेयर इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इट अपीयर टू द कोर्ट एट आइदर द वाइफ और द हस्बैंड। यहाँ पे जो स्पेसिफिक डिफाइन किया गया है आइदर द वाइफ और द हस्बैंड एज द केस में बी हैज़ नो इंडिपेंडेंट इनकम सफिशेंट फॉर हर और हिज सपोर्ट एंड द नेसेसरी एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग इट मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द वाइफ और हस्बैंड। कि भी कोई भी एप्लीकेशन लगा सकता है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। ऑर्डर द रिस्पोंडेंट टू पे टू द पटिशनर द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग एंड द मंथली ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग सच सम एज हैविंग रिगार्ड टू द पटिशनर्स ओवन इनकम एंड द इनकम ऑफ द रिस्पोंडेंट। कि यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया पटिशनर्स ओवन इनकम एंड द इनकम ऑफ रिस्पोंडेंट, कि जब भी कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डिसाइड करेगी तो जो दोनों के इनकम है उनको बैलेंस करके या देखकर कि भी किसकी इनकम ज़्यादा है या किसकी इनकम सोर्सेज कम है, उन दोनों को देखकर फिर मेंटेनेंस डिसाइड करेगी। इट मे बी सीम टू बी कोर्ट टू बी रीजनेबल। और जो मेंटेनेंस जो डिसाइड करेगी कोर्ट, जो फिक्स करेगी, वो रीजनेबल होने चाहिए। कि भी ये ना हो कि एक पार्टी का राइट ही बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए या उसका स्टेटस उस लेवल का नहीं है लेकिन उस लेवल से आप ज़्यादा मेंटेनेंस फिक्स कर दिए। प्रोवाइजो इसका क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट द एप्लीकेशन फॉर द पेमेंट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग एज सच monthly sum during the proceeding shall as far as possible be disposed of within 60 days from the date of service of notice on the wife or the husband। कि जो आप ये एप्लीकेशन है वो डिस्पोज ऑफ करेंगे विद इन 60 डेज एज पॉसिबल फ्रॉम द सर्विस ऑफ नोटिस। भी जिस दिन रिस्पोंडेंट को सर्विस हो जाएगी उसके विद इन 60 डेज आप ये एप्लीकेशन डिसाइड करोगे, या अगर आप नहीं डिसाइड कर पाते तो रीजन नोटेड लिखोगे कि इस रीजन के कारण ये एप्लीकेशन डिसाइड नहीं गई है। तो सिंपल सा जो 24 है ये बात करता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द पटिशन, और जो डिफाइन किया गया है कि दोनों की इनकम देखी जाएगी
बैलेंस की जाएगी, उसके बाद में आप जो मेंटेनेंस है वो फिक्स करोगे। इसी तरह 24 ड्यूरिंग पेंडेंसी एंड 25 कहता है परमानेंट एलिमोनी एंड मेंटेनेंस। जैसे यहाँ वर्ड यूज किया गया है परमानेंट एलिमोनी, कि आपको जो यहाँ पे मेंटेनेंस फिक्स किया जाएगा वो परमानेंट किया जाएगा कि आफ्टर द पिटीशन डिस्पोज ऑफ, उसके बाद भी मेंटेनेंस आप क्लेम करते रहोगे जब तक कि आप सेकंड मैरिज नहीं करते। या अदर कंडीशन है कि इन केसों के अंदर आप मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते, या अगर आपने मेंटेनेंस फिक्स कर दिया है उसके बाद भी आप उनके अंदर अल्टर कर सकते हैं। तो हम सेक्शन 25 देखेंगे। एनी कोर्ट एक्सरसाइज जुडिक्शन अंडर दिस एक्ट में एनी टाइम द पासिंग ऑफ एनी डिक्री और एनी टाइम सब्सिक्वेंट देयर टू। तो यहाँ पे दो चीज़ें डिफाइन की गई है कि एट द टाइम द पासिंग ऑफ एनी डिग्री, कि या तो जब आप डिक्री कोर्ट पास करेगी उस टाइम, या फिर उसके बाद में। अगर आपकी एप्लीकेशन 25 की ड्यूरिंग पिटीशन फाइल की हुई है तो एट द टाइम ऑफ द पासिंग डिग्री तब कोर्ट डिसाइड करेगी कि भी परमानेंट एलिमनी। अगर एट द टाइम ऑफ पासिंग डिग्री आपकी एप्लीकेशन नहीं है, आफ्टर द पासिंग द पिटीशन ऑफ डिग्री, उसके बाद में अगर 25 की एप्लीकेशन आती है तो उसके बाद में डिसाइड करेगी। अगर 25 की एप्लीकेशन ऑफ द डिग्री के बाद आती है तो कोर्ट उसके बाद में अगेन उसके ऊपर हियरिंग करके फिर फिक्स करेगी। अगर इसी तरह ड्यूरिंग पिटीशन 25 की एप्लीकेशन आती है तो जो मेन पिटीशन है उसके साथ ही उसको डिसाइड किया जाएगा और परमानेंट एलिमनी फिक्स की जाएगी। किसकी एप्लीकेशन पे कर सकते हैं? ऑन द एप्लीकेशन मेड टू इट फॉर द पर्पज बाय आइदर द वाइफ और द हस्बैंड एज द केस में बी, ऑर्डर डेट द रिस्पोंडेंट शैल पे टू द एप्लीकेंट फॉर हर एंड हिज मेंटेनेंस। यहाँ पे दोनों वर्ड यूज किए गए हैं, हर एंड हिज। इसका मीनिंग ये हुआ कि भी किसी को भी पे कर सकते हैं, हर एंड हिज, और कौन पे कर सकता है? हर एंड हिज। एंड सपोर्ट सच ग्रोस सम एंड सच मंथली पीरियडिकली सम फॉर ए टर्म नो सक्सीडिंग द लाइफ ऑफ एप्लीकेंट। आप फिक्स कब तक कर सकते हैं? एप्लीकेंट की लाइफ तक, यानी कि टिल डेथ। और कब? मंथली हो सकता है, पीरियडिकली हो सकता है, ईयरली हो सकता है। हैविंग रिगार्ड टू द रिस्पोंडेंट ओवन इनकम एंड अदर प्रॉपर्टी, if any income other property of the applicant, the conduct of the party and the other circumstances of the case। तो जो क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस होगा वो डिसाइड करेगा दोनों पार्टियों इनकम, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनका कंडक्ट क्या है, उनका स्टेटस क्या है, या उनका लाइफ के अंदर कितना एक्सपेंसेस है और उनकी इनकम कितनी है। उस चीज़ों को देखकर कोर्ट आपके जो मेंटेनेंस है वो फिक्स करेगी। सेकंड जो इसका है वो कहता है इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज चेंज ऑफ सर्कमस्टांस ऑफ आइदर पार्टी एट एनी टाइम आफ्टर इट हैज मेड एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1, इट मे बी इंस्टांस ऑफ आइदर पार्टी वेरी मॉडिफाई रिसाइन एनी सच ऑर्डर इन सच मैनर एज द कोर्ट में डीम जस्ट। तो क्लोज 2 कहता है अगर कोर्ट ने कोई मेंटेनेंस फिक्स कर दिया है उसके बाद में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ रिस्पोंडेंट या ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेंट कोई सर्कमस्टांसेस चेंज होता है तो जो मेंटेनेंस फिक्स किया है उसके अंदर वेरिएशन, अल्टर या उसको बिल्कुल डिनाई किया जा सकता है। तो क्लियर कहता है कि भी ये नहीं है कि एक बारी मेंटेनेंस फिक्स हो गया उसके बाद में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो सेक्शन 25 का क्लोज 2 क्लियर कहता है किन सिचुएशन के अंदर मेंटेनेंस को हम अल्टर कर सकते हैं। क्लोज 3 कहता है इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द पार्टी इन वूज फेवर एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर दिस सेक्शन हैज रीमैरिड, और इफ सच पार्टी हैज द दैट शी हैज बीन रिमाइंड चेस्ट, और इफ सच पार्टी इज द हस्बैंड दैट हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी वुमन outside wedlock, it may at the instance of the other party vary modify
rescind any such order as such manner as the court may deem। तो क्लोज 3 भी कहता है कि किन सिचुएशन के अंदर जो मेंटेनेंस डिक्री पास की गई है उसको कब हम अल्टर कर सकते हैं, कब चेंज कर सकते हैं। जैसे कि रीमैरिड, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स विद वुमेन आउटसाइड वेडलुक, या रिमेन चेस्ट, या अदर कोई सरकमस्टांसिस है, उन सिचुएशन के अंदर हॉनेबल कोर्ट है वो मेंटेनेंस को अल्टर, रिसाइंड या मॉडिफाई कर सकता है। तो सेक्शन 24 और 25 क्लियरली डिफाइन ये करता है कि अगर कोई पिटीशनर फाइल होती है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट तो आइदर पार्टी हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टांसिस। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जो डिफाइन किया था वो था मेंटेनेंस अंडर 125। इन दोनों के अंदर जो बेसिकली हम कह सकते हैं डिफरेंस है वो ये है कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर 24-25 के लिए कंडीशन ये है कि आपकी कोई पिटीशनर ने या रिस्पोंडेंट की जो प्रोसीडिंग चल रही है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हो। लेकिन सीआरपीसी 125 के अंदर ऐसा कोई वर्ड डिफाइन नहीं किया गया है। नंबर 2, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हस्बैंड और वाइफ दोनों क्लेम कर सकते हैं, अदर पार्टी का यहाँ कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन हस्बैंड या वाइफ अपने बच्चों के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन 125 सीआरपीसी के अंदर सिर्फ जो मेंटेनेंस है वो क्लेम कर सकते हैं वाइफ, माइनर चिल्ड्रन या पेरेंट्स। वहाँ पे हस्बैंड को कोई राइट नहीं दिया गया है। तो आज जो हम डिस्कस किया था हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मेंटेनेंस, तो ये जो हमारे 2 वीडियो के अंदर, लास्ट वीडियो और आज वाली वीडियो के अंदर दोनों टॉपिक डिस्कस हो गए हैं कि भी सिविल प्रोसीडिंग जो हम एचएमए के अंदर फाइल होती है उसके अंदर मेंटेनेंस कैसे क्लेम कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस कैसे क्लेम कर सकते हैं वो डिस्कस किया था। तो आज के लिए यही इतना ही, थैंक यू। और कोई भी आपकी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, थैंक यू। तो होप आप इस चैनल को और सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, थैंक यू।